आज ही कॉलेज में मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि शनिवार को उसकी शादी है और उसने सभी लड़कियों को ग्रुप में बुलाया। मेरी सहेली ने साफ साफ धमकी दी थी कि अगर हम में से कोई उसकी शादी में नहीं गया तो वो हमारी दोस्ती खत्म कर देगी। सभी लड़कियां बहुत उत्साहित और योजना बनाने में व्यस्त थी। सब प्लानिंग कर रही थी कि शादी में कौन से कपड़े पहनेगी, लेकिन मैं तो यह सोच सोच कर उदास हो रही थी कि मेरे पास तो शादी में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। अगर पुराने कपड़ों में चली जाती तो मेरी गरीबी सबके सामने खुलकर आ जाती और मेरी गरीबी का मजाक बनता। यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे तो मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी और मेरा मानना था कि सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली सारी लड़कियां मेरी जैसी होगी, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत है। मेरे साथ पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जो बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। मैंने मन में ठान लिया था कि शादी से 1-2 दिन पहले मैं कोई बहाना कर दूंगी और शादी में नहीं जाऊंगी। उदास और थकी हारी मैं जब घर पहुंची तो मैंने अपनी बड़ी बहन को दुल्हन की ड्रेस में देखा। बहन को दुल्हन की ड्रेस में देखकर मैं हैरान हो गई। मैं बोली, दीदी आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? मेरी दीदी मुझे देखकर एकदम से घबरा गई और बोली, कुछ नहीं, बस मैं नहाने जा रही थी। इतना कहकर वह बाथरूम में घुस गई। मैं अपने ही उलझन में घुली हुई थी, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सर झटक कर कमरे में आ गई। मैंने न जाने क्या सोचकर अलमारी खोली। मैंने सोचा शायद कोई भूला बिसरा सूट ही निकल आए जो मैं शादी में पहन सकूं। वैसे इस बात की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन मैं तो चौंक गई जब अलमारी में सामने ही 2-3 नए सूट पड़े थे। सूट बहुत ही अच्छे थे, उन पर कढ़ाई भी की गई थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। यह सूट मेरे तो नहीं थे, हो सकता है दीदी के हो। मैं खुश हो गई। मैंने सोचा दीदी से 1-2 दिन के लिए मांग लूंगी और शादी में पहनकर चली जाऊंगी। मैं दीदी के बाहर आने का इंतजार करने लगी कि कब दीदी बाहर आए और कब मैं उनसे ये कपड़े के बारे में बात करूं। लेकिन दीदी थी कि बाथरूम से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं परेशान होकर कमरे से बाहर आ गई और इधर उधर टहलने लगी। अब मुझे हल्का हल्का गुस्सा भी आने लगा था। दीदी को बाथरूम में गए हुए पूरे 3 घंटे हो चुके थे। मैं बाथरूम का दरवाजा खटखटाने के इरादे से आगे बढ़ी तो मुझे बाथरूम के अंदर से दीदी के रोने की आवाजें सुनाई दी। मैं हैरान परेशान थी कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी ही देर में मेरी बहन बाथरूम से बाहर आ गई और मुझे लिपटकर रोते हुए बोली, देखा सिमरन, आज भी मेरी शादी नहीं हुई। मैं कितनी बदनसीब हूँ। मुझे अपनी दीदी की दिमागी हालत पर शक होने लगा। भला बाथरूम में किसकी शादी होती है? मैंने अपनी दीदी से पूछा, दीदी आपने नहा लिया? मेरी दीदी हाँ में सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी दीदी के पीछे पीछे कमरे में आ गई। मैंने दीदी से कहा, दीदी मेरी सहेली की शादी है अगले हफ्ते। उसने मुझे स्पेशली दावत दी है। अगर मैं नहीं गई तो वह मुझसे नाराज हो जाएगी। मेरी बात सुनकर दीदी मुझे हसरत से देखने लगी। बोली, देखा सिमरन, सब लड़कियां कितनी खुशनसीब है। हम ही बदनसीब है जो हमारी शादी नहीं हो रही। ना हमारे लिए रिश्ते आते हैं, ना हमारी शादी होती है। दीदी की बातों से मुझे उलझन होने लगी। दीदी की आदत थी कि चाहे कोई भी बात हो, दीदी घुमा फिरा कर बात अपनी शादी पर ले आती थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर दीदी को अपनी शादी का इतना शौक क्यों है। मैंने दीदी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, दीदी वह सब छोड़ो, यह बताओ कि मेरी सहेली की शादी में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं कौन से कपड़े पहनूं? दीदी ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी ही सोचों में गुम थी। मैंने फिर दीदी को टोका, दीदी मैंने आपकी अलमारी में कुछ कपड़े देखे हैं। अगर वह कपड़े आप मुझे उधार दे देंगे तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी बात सुनकर दीदी के माथे पर बल पड़ गए। गुस्से से कहने लगी, खबरदार, जो तुमने उन कपड़ों को छुआ भी तो। कपड़े मैंने अपनी शादी के लिए बना रखे हैं। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। अगर कल को मेरी शादी तय हो गई तो फिर मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगी? मैं दीदी के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज दीदी, एक बार पहनने के लिए मुझे दे दो। एक बार पहनकर रख दूंगी, बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर दीदी गुस्से से बोली, खबरदार, उन कपड़ों को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर दीदी सर से पैर तक चादर ओढ़कर लेट गई और मैं अपने नसीब को कोसने लगी। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। मेरी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी और मेरे पिता कई सालों से बिस्तर से लगे हुए थे क्योंकि उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ था। जब पापा पैरालाइज हुए थे तो उस समय दीदी मानसी के लिए कुछ रिश्ते आए थे, लेकिन घर के हालात उस समय भी बहुत खराब थे। इसीलिए मेरी माँ ने उन्हें रिश्तों के लिए मना कर दिया। लेकिन अब घर में कुछ अजीब होने लगा था। मैं जब भी कॉलेज से आती तो दीदी मुझे सजी सवरी मिलती। मुझे बहुत हैरत होती, दीदी रोज दुल्हन की तरह तैयार क्यों होती है और बाथरूम में क्यों घुस जाती है।
एक दिन मैंने दीदी का राज जानने की ठानी। दीदी तैयार हो रही थी तो मैं पहले से ही बाथरूम में छुपकर बैठ गई। जब दीदी अंदर आई तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वहाँ 50 साल का। दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। हम 2 बहनें हैं। हमारे घर के हालात बद से बदतर है। हम गरीबी से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे पापा बिस्तर से लगे हुए हैं। मेरी माँ सुबह सवेरे फैक्ट्री में काम करने के लिए निकल जाती है। मैं सरकारी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। पढ़ाई का जो भी खर्चा होता है वह मैं ट्यूशन पढ़ाकर पूरा करती हूँ। मेरी बहन मानसी घर पर ही रहती है और मेरे पापा का भी ख्याल रखती है। इसके अलावा वह सिलाई करती है, लेकिन वह अपने पैसे बहुत संभाल संभाल कर रखती है। कहती है कि यह पैसे मैं किसी खास मकसद के लिए बचा कर रखती हूँ। लेकिन दीदी का वह खास मकसद क्या था मुझे आज तक समझ में नहीं आया था और ना ही मैंने जानने में कोई दिलचस्पी ली थी। दीदी की अपनी एक अलग ही दुनिया थी। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी क्योंकि मम्मी नौकरी करती थी, पापा बीमार होते थे तो घर पर भी किसी का होना जरूरी होता था। दीदी ने अपनी एक अलग ही दुनिया आबाद कर रखी थी। मोहल्ले में उनकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी। वह उन्हें अपने पास बुला लिया करती थी। इस तरह उनका टाइम पास हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे सारी लड़कियों की शादी होती गई और दीदी तन्हाई का शिकार हो गई। दीदी अब अपना टाइम पास कपड़े सिलकर करती थी। वह दिन भर सिलाई करती रहती थी। दीदी के कई रिश्ते भी आए थे, लेकिन मम्मी ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर मैं मानसी की शादी कर दूंगी तो घर पर बड़े बीमार बाप को कौन देखेगा। और इसी तरह धीरे धीरे दीदी की उम्र निकलती जा रही थी। दीदी अपनी शादी का अरमान दिल में लिए बैठी थी। शाम को मम्मी जब घर पर आई तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरी सहेली की शादी है और शादी में जाने के लिए मुझे नए कपड़े चाहिए, तो नए कपड़े खरीदने के लिए मुझे पैसे दे दे। मेरी बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया। मम्मी गुस्से से कहने लगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। घर के लिए राशन पानी लाऊं? तुम्हारा बाप बीमार है, बाप की दवा करूं या फिर तुम्हारे लिए नए जोड़े बनवाऊं? मैं कमाने वाली एक अकेली और खाने वाले तुम सब। मैं तुम दोनों बहनों का पेट भर रही हूँ। यह क्या कम है? इसके आगे मुझसे किसी बात की उम्मीद मत रखो। मम्मी की बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मम्मी आप दीदी की शादी कर दो। उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। दीदी की शादी हो जाएगी तो एक खाने वाला कम हो जाएगा। अब यह बातें हो ही रही थी कि दीदी अब अंदर कमरे से बाहर आई और गुस्से से कहने लगी, सिमरन तुम यह मत समझो कि हमारी माँ हमारी शादी कर देगी। अगर तुम ये समझ रही हो तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। हमारी माँ हम दोनों की शादियाँ कभी नहीं करेगी। यह हमें हमेशा इसी घर में बिठा कर रखेगी और बूढ़ा कर देगी। पता नहीं, शायद इन्होंने हमारा अचार डालना है। मेरे सर में तो सफेद बाल चमकने लगे हैं। कुछ दिनों में तुम्हारे बालों में भी सफेदी चमकने लगेगी। फिर लगाया करना सबसे चुप चुप कर बालों में कलर। मानसी दीदी की बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मुंह से अपनी शादी की बात करते हुए? तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। नहीं है मेरी नजर में कोई अच्छा रिश्ता, फिर किससे करूँ तुम्हारी शादी? अगर तुम कहो तो किसी पेड़ से कर दूं। मम्मी की बात सुनकर मानसी दीदी गुस्से से फटकर कहने लगी, मम्मी पूरा दिन मैं घर में रहती हूँ। इस घर में कब क्या होता है मुझे सब पता होता है। अभी पिछले दिनों एक रिश्ता आया था, आपने उस रिश्ते को इनकार क्यों कर दिया? क्या उस रिश्ते की इनकार की वजह मैं जान सकती हूँ? यहाँ दीदी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी। वहीं दीदी की बात सुनकर मम्मी घबराकर इधर उधर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर खुद को संभालते हुए बोली, किसी मजबूरी के तहत मैंने तुम्हारी शादी नहीं की। हर माँ बाप की कुछ मजबूरी होती है। सारे माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद खुश रहे और मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए ही ये सब कुछ किया है। इसमें मेरी क्या भलाई है? मम्मी ने मानसी दीदी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात को खत्म करने के इरादे से उठकर कमरे में चली गई। साथ ही साथ मम्मी बड़बड़ा भी रही थी कि ना जाने इस लड़की को शादी का इतना शौक क्यों है। सिमरन भी तो है, उसके मुँह से तो कभी शादी का नाम नहीं सुना। मम्मी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं खुश तो हो गई, लेकिन दिल थोड़ा अजीब सा हो रहा था। पता नहीं मामला क्या था और इस मामले में कसूरवार कौन था, मम्मी या फिर दीदी। मैंने अपना सर झटक दिया क्योंकि इन सब बातों को गौर करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। गौर करने के लिए मेरे पास कुछ और भी काम था। मुझे अपनी सहेली की शादी की धुन सवार थी। मैं प्लानिंग करने लगी कैसे दीदी को राजी करूं जिससे कि वह मुझे अपना सूट शादी में पहनने के लिए दे दे। और उसका एक ही तरीका था कि मैं दीदी की साइड रहूं, उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहूं। कॉलेज जाती हूँ तो मेरी सहेलियाँ शादी की बातें करती और घर आती हूँ तो दीदी की रोनी सूरत देखने को मिलती है कि मेरी शादी नहीं हो रही। मैं तो अजीब ही उलझन में फंसी हुई थी। मुझे लगने लगा था
इंसान का शायद असली मकसद शादी करना ही है। शादी करने के लिए इस दुनिया में आया है शायद। खैर कॉलेज से घर आई तो दीदी फिर से मुझे दुल्हन के कपड़ों में सजी सबरी मिली। वो तैयार होकर जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल रही थी। मुझ पर जैसे ही नजर पड़ी वो एकदम से खुश हो गई और बोली, मैं कैसी लग रही हूँ। दीदी को इसी हालत में देखकर मुझे कुछ अजीब लगा था, लेकिन मुझे दीदी से मतलब था। मुझे दीदी से कपड़े लेने थे, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया कि दीदी आप बहुत सुंदर लग रही है। मेरी बात सुनकर दीदी शर्मा गई और शर्माते हुए फिर से बाथरूम में जा घुसी। मैं कमरे में आई, यूनिफॉर्म बदलकर खाना खाने बैठ गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि पापा के कमरे से कराने की आवाजें आने लगी। पापा बोल नहीं सकते थे, लेकिन गू गा की आवाजें आ रही थी। पापा का एक हाथ सही था और उसी हाथ से वो इशारे करते थे और अपनी बात को समझा देते। मुझे भी उसी हाथ से इशारे से अपने पास बुलाया और इशारे से कहने लगे, मानसी हर रोज दुल्हन का जोड़ा क्यों पहनती है? क्या मानसी ने शादी कर ली है? मैंने कहा नहीं, मानसी दीदी ने शादी नहीं की है। मेरी बात सुनकर पापा ने इशारे से कहा, तुम अपनी दीदी पर ध्यान रखना कि वह क्या करती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह बात अपनी माँ को मत बताना, उससे छुपाकर ही रखना। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा, माँ से छुपाकर क्यों रखूं? पापा बोले, इसीलिए कि अगर तुम्हारी माँ को यह सब बातें पता चल गई तो वह तुम्हारी बहन मानसी को जान से मार देगी। पापा की बातें सुनकर मुझे अजीब सी उलझन होने लगी। मैं बाहर आ गई। दीदी अभी तक बाथरूम में थी। मैं बाथरूम के पास गई, कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ना ही पानी गिरने की आवाज आ रही थी, ना ही कोई हलचल थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर दीदी इतनी देर तक बाथरूम में क्या करती है? यही सोचती हुई मैं आकर अपने बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। फिर मुझे आराम नसीब कहाँ होता, लेकिन दिमाग में अभी तक दीदी के ख्याल ही घूम रहे थे। मैंने सोचा अब दीदी बाहर आएगी तो उनसे इस बारे में बात करूंगी। मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे कि पता नहीं दीदी ये सब कब से कर रही है, तभी तो पापा को सब कुछ मालूम है। हो सकता है मेरे कॉलेज जाने के बाद दीदी दुल्हन बनकर पूरे घर में घूमती हो, इसीलिए पापा ने आज मुझसे यह बात कही थी। मामला बहुत ज्यादा पेचीदा लग रहा था। मुझे मामले की तह तक पहुंचना था, लेकिन कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं एक ही जगह पर आकर अटक जाती थी कि आखिर ऐसा दीदी क्यों करती है। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी और अभी थकान भी नहीं उतरी थी कि ट्यूशन के बच्चे आने लगे। मैं उन्हें पढ़ाने के लिए बैठ गई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों की छुट्टी का टाइम भी हो गया, लेकिन दीदी बाथरूम से नहीं निकली। अब मुझे ज्यादा टेंशन हो रही थी। जब सारे बच्चे चले गए तो मैं बाथरूम के पास गई और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं दोबारा दरवाजा बजाने वाली थी कि तभी मुझे अंदर से दीदी के रोने की आवाजें आई। दीदी ने दरवाजा खोला। दीदी मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, देखो सिमरन, आज भी मेरी शादी नहीं हुई। तुमने तो कहा था कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, लेकिन आज भी मैं नाकाम रही। आज भी मेरी शादी नहीं हुई। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने दीदी से कहा, बाथरूम में आपकी शादी कैसे होगी? आपकी शादी के लिए हमें बाहर कोई रिश्ता देखना होगा, तभी तो तुम असल में दुल्हन बन सकोगी। मेरी बात सुनकर दीदी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे गले से लगाते हुए बोली, सिमरन, मम्मी हमारी शादी नहीं होने देगी, इसीलिए मैं अपने तरीके से रिश्ता ढूंढ रही हूँ। अपने साथ साथ मैं तुम्हारे लिए भी रिश्ता ढूंढती हूँ। देखना, एक दिन हम दोनों के लिए रिश्ता ढूंढने में जरूर कामयाब होंगी। यह कहकर दीदी कमरे में चली गई। मुझे दीदी की दिमागी हालत पर शक होने लगा। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ये उम्र ऐसी तो नहीं थी कि दीदी बहकी बातें करने लगे, लेकिन इंसान हालात के आगे मजबूर हो ही जाता है। हालात पता नहीं इंसान को किस डगर पर ले आए, पता नहीं चलता है। मम्मी ने दीदी की पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी थी और दीदी के लिए आए हुए रिश्ते को भी मम्मी ने मना कर दिया था। इसीलिए हो सकता है कि दीदी के मन में मम्मी के लिए गुस्सा हो। मैंने सोचा आज मैं मम्मी से अपने तरीके से बात करूंगी कि दीदी की शादी कर दो, नहीं तो वो दिमागी मरीज बन जाएगी, क्योंकि यह सच था और यही बात शायद दीदी को परेशान कर रही थी कि कहीं मेरी उम्र निकल जाएगी और मेरी शादी नहीं हो पाएगी। शाम को मम्मी घर वापस आई। कुछ देर पापा के पास बैठी, फिर कमरे में गई। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। जब नहाकर वापस आई तो मैं मम्मी के पास बैठ गई और बोली, मम्मी आपका आज का दिन कैसा रहा? मम्मी उदासी से बोली, सिमरन मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरा दिल भी करता है कि बाकी औरतों की तरह मैं घर पर बैठूं और घर संभालूं। मेरा पति बाहर से पैसे कमा कर लाए और मेरे हाथ पर अपनी कमाई रखे।
लेकिन शायद मेरे नसीब में यह सुख नहीं था। अचानक से मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपको बेटे की कमी महसूस नहीं होती? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, इतनी कमी महसूस होती है कि शब्दों में बता नहीं सकती। मुझे तुम दोनों पर भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेटे की कमी हमेशा से ही रही है, क्योंकि अगर मेरा बेटा होता तो मुझे सड़कों पर धक्के खाने नहीं पड़ते। मम्मी की बात सुनकर मैंने कहा, मम्मी आप मानसी दीदी की शादी कर दे और मानसी दीदी के दूल्हा को घर जमाई बना ले, इस तरह आपको एक बेटा मिल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी और बहुत ही अकल की बात कही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बात सुनकर मम्मी के माथे पर बल पड़ गए। गुस्से से बोली, सिमरन मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम भी अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल रही हो। तुम्हारी जुबान भी हर वक्त शादी का शब्द होता है। तुम्हारे अंदर भी बेशर्मी आ रही है। फिर खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोली, मैं तुम दोनों बहनों की शादी बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही अच्छी जगह करूंगी। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे नसीबों से डर लगता है, क्योंकि मेरी शादी का उदाहरण तुम्हारे सामने है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे बाप जैसे इंसान के साथ कर दूं, तो क्या तुम खुश रह पाओगी? तुम्हारा बाप एक फैक्ट्री में काम करता था, महीने में 8,000 कमाता था, और मैं उन्हीं 8,000 से तुम दोनों बच्चों के और तुम्हारे बाप का पेट पालती थी। 8,000 में महीने का कैसे गुजारा करती थी यह मैं ही जानती हूँ, या मेरा भगवान। मैं तो इतने पर ही राजी थी, लेकिन देखो फिर तुम्हारा बाप तो यह भी कमाने से गया, और अब घर के हालात तुम्हारे सामने है। मैं नहीं चाहती तुम दोनों बहनों को भी मेरी जैसी जिंदगी जीनी पड़े। शादी की क्या है, वह तो किसी भी उम्र में हो जाएगी, लेकिन अगर गलत इंसान से हो गई तो फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तुम्हें गले में पड़े ढोल को बजाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम दोनों बहनों की शादी सोच समझकर करना चाहती हूँ। मम्मी की बात मुझे समझ में आ गई थी, लेकिन यह बात मैं दीदी को कैसे समझाती। फिर मैंने मम्मी की गैर मौजूदगी में दीदी से बात करने की सोची, और मौका देकर मैंने दीदी से बात की। मैंने कहा, दीदी आप मम्मी से वैसे ही गुस्सा रहती हो। मम्मी जो कुछ भी करती है हमारी भलाई के लिए ही करती है। आपकी शादी भी करेंगे और बहुत अच्छी जगह करेंगे। वह आपकी शादी बहुत अच्छी जगह करना चाहती है, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। मेरी बात सुनकर दीदी ने कुछ नहीं बोला। मुझे बहुत हैरानी हुई। मेरी बात सुनकर बस थोड़ा सा मुस्कुरा दी। दीदी का रूटीन अभी भी वैसे ही चालू था। वह दुल्हन की तरह तैयार होती और बाथरूम में घुस जाती। मुझे दीदी का यह बाथरूम वाला राज जानना था। एक रोज मैंने सोचा कि जैसे ही दीदी बाथरूम से निकलेगी मैं बाथरूम में घुस जाऊंगी। हो सकता है उसी वक्त बाथरूम में मुझे कोई सुराग मिल जाए। और फिर अगले दिन वही हुआ। दीदी दुल्हन की तरह सज धज कर बाथरूम में घुस गई। दीदी को बाथरूम में गए 2 घंटे हो चुके थे। मैं इंतजार कर रही थी कि कभी दीदी बाहर आए और मैं फौरन अंदर बाथरूम में जाऊं। लगभग 3 घंटे के बाद दीदी बाथरूम से बाहर निकली। ऐसे ही दुल्हन की ड्रेस में थी, जिसका साफ मतलब था कि वह नहाई नहीं है। बाथरूम से निकलकर जैसे ही दीदी कमरे की तरफ गई, मैं फौरन बाथरूम में घुस गई। बाथरूम का फर्श गीला था। दीदी जाहिर करना चाहती थी कि वह नहाकर निकली है, लेकिन वह तो दीदी के कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि दीदी नहाई नहीं है। बाथरूम से मैंने एक एक चीज का जायजा लिया, लेकिन कोई भी सुराग मेरे हाथ नहीं लगा। मैं दीदी से पूछ कर थक गई, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। मैं चुपचाप लेटी हुई थी और दिमाग पर जोर डाल रही थी कि दीदी का राज कैसे मालूम करूं। राज जानने के लिए मैंने दूसरा रास्ता तैयार किया, और उसके लिए मुझे दूसरे दिन का इंतजार था। दूसरा दिन भी हो गया। मैं कॉलेज गई। कॉलेज में सब लड़कियां शादी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित बातें कर रही थी कि हम ऐसे तैयार होंगे, यह कपड़े पहनेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। लेकिन मैं तो उदास एक कोने में बैठी हुई थी। मेरे पास अपनी सहेली की शादी में जाने का एकमात्र जरिया यही था कि मैं दीदी का राज जान लूं और फिर दीदी को ब्लैकमेल करके उनसे कपड़े मांग लूं। लेकिन अब जब मैं घर आई तो दीदी को देखते ही मेरा सारा मूड खराब हो गया, क्योंकि आज दीदी दुल्हन बनी नहीं घूम रही थी। वैसे तो रोज ही दुल्हन बनी होती थी, आज आराम से सिलाई कर रही थी। जब आज मुझे दीदी से काम था तो दीदी आराम से अपने काम में मसरूफ थी। मैं अंदर ही अंदर जलती कूदती रही, और ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतने को आया। तब 3 बजे जाकर कहीं दीदी एकदम से उठी और तैयार होने के लिए अंदर कमरे में गई। दीदी तैयार होने के लिए जैसे ही कमरे में गई, मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई। आज मैं सारा नजारा अपनी आंखों से देखने वाली थी। हमारा घर पुराने जमाने का बना हुआ था। बाथरूम काफी बड़ा था। बाथरूम के अंदर ही वॉशिंग मशीन पड़ी हुई थी। रोशनदान भी बड़े बड़े थे। मैं बाथरूम में ही कोई छुपने की जगह ढूंढने लगी। कोई और जगह न मिलने पर मैं मशीन के पीछे छुप कर बैठ गई। थोड़ी देर में दीदी तैयार होकर बाथरूम में आई। बाथरूम में आते ही वो मशीन को फंसाने लगी।
डर के मारे तो मेरी जान ही निकल गई थी, कहीं दीदी मुझे देख ना ले, नहीं तो। लेकिन यहाँ तो दीदी पर कोई और ही धुन सवार थी और दीदी उस मशीन पर चढ़ गई और उस पर चढ़कर रोशनदान से बाहर गली में कूद गई। दीदी की हरकत से मैं सकते में आ गई कि आखिर दीदी कहाँ जाती है। बिना समय बर्बाद किए मैं भी जल्दी से मशीन पर चढ़ी और रोशनदान से बाहर गली में कूद गई। दीदी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी, गली के नुक्कड़ से मुड़ने ही वाली थी। मैं दीदी का पीछा करने लगी। अब कुछ ही दूर चल पाए थे कि दीदी एक 50 साल के बुड्ढे के पास जाकर रुक गई। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, दीदी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं हैरान परेशान सी खड़ी थी, तभी एक रिक्शे वाले को रोककर उसमें बैठ गई और दीदी का पीछा करने लगी। दीदी की गाड़ी एक घर के सामने रुक गई और दीदी और वह आदमी घर के अंदर चले गए। मैंने बाहर से जाकर देखा तो उस घर में और भी लोग मौजूद थे। शादी की सारी सामग्रियां वहाँ पर रखी हुई थी और एक पंडित जी भी बैठे हुए थे, कोई मंत्र पढ़ रहे थे। देखते ही देखते दीदी एक आदमी के साथ फेरे लेने लगी। मैं हक्का बक्का से खड़ी थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हो गई। दीदी ने सभी लोगों को आशीर्वाद लिया। उस बूढ़े आदमी ने भी दीदी और दीदी के पति को आशीर्वाद दिया। मैं दरवाजे के पीछे से यह सब देख रही थी। थोड़ी देर में घर खाली हो गया और वहाँ पर सिर्फ दीदी और वह 50 साल का बुड्ढा था। दीदी का पति भी दीदी को बाय करके चला गया था। तब मैं गेट से पीछे से निकल कर आई और गुस्से से अपनी दीदी से बोली, दीदी आपने यह सब क्यों किया? आपको अपनी शादी की इतनी जल्दी थी कि आपने अपनी शादी मम्मी पापा को बताए बगैर कर ली। अपनी शादी करने के लिए आपने किसी गैर इंसान का सहारा लिया। मुझे देखकर पहले तो दीदी चौंकी, फिर खुश होकर मेरे पास आई और मेरे गले से लिपट गई। सिमरन देखो, आज सच में मेरी शादी हो गई। मुझे दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने दीदी को खुद से अलग हटाते हुए कहा, दीदी आपने सही नहीं किया, आपने मम्मी पापा को दुख पहुंचाया है। आपकी इस हरकत से मम्मी पापा पर क्या बीतेगी? मानसी दीदी ने मुझे पकड़ते हुए कहा, सिमरन मम्मी पापा पर कुछ नहीं बीतेगी, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताती हूँ और सच्चाई यह है कि मैं और तुम मम्मी की सगी बेटियां नहीं है, वह हमारी सौतेली माँ है। पापा ने यह दूसरी शादी की थी, उनकी पहली बीवी मर चुकी थी, इसीलिए पापा ने यह दूसरी शादी की। पापा और हमारी सौतेली मम्मी उस समय आपस में बहुत खुश रहते थे। पापा मम्मी का बहुत ध्यान रखते थे। पापा ने मम्मी से कहा था कि एक बेटा दे दो, फिर हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। लेकिन शादी के 5 साल गुजर गए, लेकिन मम्मी को कोई औलाद नहीं हुई। तो फिर मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि तुम बांझ हो, तुम्हें कभी औलाद नहीं हो सकती। घर आकर मम्मी बहुत रोई थी, लेकिन पापा ने उनका साथ दिया, उन्हें हिम्मत बनाई और कहा मेरे लिए मेरी बेटियां ही बहुत है। मम्मी को भी उस वक्त अपने पति पर बहुत प्यार आया था, क्योंकि मम्मी इतना ज्यादा डर गई थी। उन्हें लगा कि अब मेरा तलाक हो जाएगा, अब मेरे पति मुझे घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें बेटे की आस है। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन अचानक मम्मी को पता चला कि वह बात झूठ थी, बल्कि यह पापा की एक चाल थी। असल में उन्हें मम्मी से कोई बच्चा चाहिए ही नहीं था। उन्हें डर था कि अगर मम्मी को कोई बच्चा हो गया तो वह हम दोनों बहनों का ख्याल नहीं रखेगी। इसीलिए पापा मम्मी को कुछ ऐसी दवाइयाँ चुपके से खिला देते थे, जिससे कि मम्मी माँ नहीं बन पाई। मम्मी को जब यह राज पता चला तो उन्होंने पापा से खूब झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया कि घर छोड़कर जाने की धमकी दे डाली। पापा पर इस बात का इतना असर हुआ कि उनका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा हाई हो गया कि उन्होंने पैरालिसिस अटैक हो गया और वह बिस्तर से लग गए। अब मम्मी मजबूर थी, क्योंकि वह पापा से कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वह पापा से इस बात का बदला जरूर लेगी। अगर वह पापा से बदला नहीं ले सकती है तो उसका बदला वो पापा की बेटियों से, यानी कि हम दोनों से लेगी। वह हम दोनों की शादियां नहीं होने देगी, पापा की दहलीज पर ही बिठाकर हमें बूढ़ा कर देगी। मम्मी ने अपने दिल की यह भड़ास अपने पापा से भी निकाली थी, क्योंकि उनके पापा ने जबरदस्ती उनकी शादी 2 बच्चों के बाप से करा दी थी। मम्मी ने गुस्से में आकर अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन जिस दिन मम्मी को पापा के बारे में सब कुछ पता चला था, तो उस दिन मम्मी एक बार फिर अपने मायके गई थी और अपने पापा को सारी बात बताई थी और यह भी कहा था कि मैं इस बात का बदला उसकी बेटियों से लूंगी, उनकी कभी शादी नहीं होने दूंगी। यह जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, यह मम्मी के पापा है। इन्होंने ही हमारे घर आकर मुझे सारी हकीकत बताई थी और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम दोनों बहनों की शादी करवा कर ही रहूंगा। इन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया था, इसीलिए मैं तैयार होकर इनके घर जाया करती थी।
वहाँ लड़के वाले पहले से मौजूद होते थे, लेकिन हर बार लड़के वाले मुझे देखकर शादी के लिए मना कर देते थे और उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी और मैं कोई खास ज्यादा सुंदर तो थी नहीं। लेकिन फाइनली आज देखो मेरी शादी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। देखना सिमरन, तुम्हारी भी जल्दी शादी करवा दूंगी। दीदी ने जो बातें मुझे बताई बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, लेकिन विश्वास तो करना ही था क्योंकि सारे सबूत और गवाह सामने थे। क्योंकि मम्मी के पापा हमारे सामने खड़े इन बातों की गवाही दे रहे थे। फिर मैंने दीदी से कहा, लेकिन दीदी आप तैयार होकर बाथरूम से ही क्यों जाती थी? आप दरवाजे से भी तो जा सकती थी। दीदी बोली, क्योंकि अगर मैं तैयार होकर दरवाजे से जाती तो सबको पता चल जाता, खासकर पापा को सबसे पहले पता चल जाता। पापा को मैं परेशान करना नहीं चाहती थी और दूसरी बात, हमारे बाथरूम का रोशनदान बाहर खेतों की तरफ खुलता है, इसीलिए मुझे वहाँ से जाते हुए कोई नहीं देख सकता था। मुझे डर था अगर मुझे किसी ने जाते हुए देख लिया और मम्मी को बता दिया तो मम्मी मेरी या तो जान ले लेगी या फिर मुझे घर में कैद कर देगी। खैर मैं और दीदी घर वापस आ गए। कुछ ही दिनों में उनकी विदाई होने तय थी, लेकिन मम्मी के पापा चाहते थे कि वह मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ ले और मेरी भी शादी कर दे, क्योंकि दीदी के जाने के बाद मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। लेकिन मुझे अपने बारे में कोई गम नहीं था। दीदी की शादी हो गई, वह अपने घर की हो गई, वह बहुत है। भगवान ने चाहा तो मेरी भी जल्दी शादी हो जाएगी। और फिर दीदी की विदाई का दिन भी आ गया। मम्मी को सब कुछ पता चल गया। दीदी की शादी का सुनते ही मम्मी गुस्से से बिखर गई थी, एक जख्मी शेरनी बन गई थी, दहाड़े मार मार कर रो रही थी और दीदी और मुझे कोस भी रही थी। खैर दीदी तो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अब मम्मी के गुस्से का निशाना मैं बनती हूँ। वह हर वक्त गुस्से में रहती है, मुझे हर तरह से परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं चुपचाप उनकी सारी यातनाओं को सह लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद को मम्मी की जगह रखकर सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मम्मी के साथ गलत हुआ था, तो आखिर उन्हें अपना गुस्सा निकालने का तो हक है ही। हो सकता है मम्मी का गुस्सा कभी प्यार में बदल जाए, उनके अंदर की यह भड़ास कभी निकल जाए और उनके अंदर मोहब्बत के फूल खिल जाए। मैं इंतजार में हूँ और इंतजार के सिवा कुछ और नहीं कर सकती। प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुझे मम्मी के जुल्मों को सहते रहना चाहिए या फिर दीदी की तरह चुपके से शादी कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।